Today, our first topic is how to understand the fundamental analysis in Forex or binary option trading. फंडामेंटल एनालिसिस के लिहाज से आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप न्यूज़ को कैसे रीड करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं? मैं तो मैं क्या कहते हैं न्यूज़ एनालिसिस नहीं करता। न्यूज़ को एनालिसिस नहीं करते। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग। न्यूज़ ये एक ऐसा फैक्टर है कि आप एनालिसिस करें अगर प्राइस एक्शन की, और आप प्राइस एक्शन में डाउन ट्रेंड के लिए एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन मार्केट इमीडिएटली अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट हो जाए, और उसका ये रीजन हो सकता है कि देयर इज अ फंडामेंटल इफेक्ट। क्योंकि जब प्राइस चलती है उसके कुछ लॉ हैं, जैसे वाइकफ ने कुछ लॉ इंट्रोड्यूस कराए। एक लॉ है कॉज वेज रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, कॉज वेज रिजल्ट। यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉज वेज रिजल्ट। किसी भी इवेंट, किसी भी न्यूज, किसी भी नेचुरल डिजास्टर या किसी भी वॉर की वजह से रिजल्ट में चेंज आना, दैट इज पॉसिबल इन द मार्केट। एंड एक लॉ है एफर्ट वेज रिजल्ट। ज्यादा डिमांड आ जाए, उसकी वजह से रिजल्ट आपका प्राइस एक्शन चेंज हो जाए। रिजल्ट इज अ प्राइस एक्शन। तो एफर्ट मीन्स ज्यादा बाय करो, उसकी वजह से प्राइस का रिजल्ट चेंज हो जाए। ज्यादा सेल करो उसकी वजह से, और उस क्वांटिटी को नोट करके देखा जाए, उसके बिहाफ के ऊपर रिजल्ट चेंज हो सकता है। एंड देन कॉज वेज रिजल्ट, किसी भी इवेंट की वजह से रिजल्ट चेंज हो सकता है। अब कौन सा पॉइंट किससे बियॉन्ड है? तो अगर आप देखना चाहें, अगर प्राइस एक्शन है, एंड देन फंडामेंटल है, एंड देन सेंटीमेंट है, तीन चीजें होती हैं। सेंटीमेंटल भी मैं आपको इसका बताऊंगा, इसके ऊपर भी सेंटीमेंटल ट्रेडिंग होती है, फंडामेंटल, एंड देन प्राइस एक्शन वॉल्यूम ट्रेडिंग होती है। तो फंडामेंटल इज इंपॉर्टेंट। आप इसको यूज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आप इनकम्प्लीट होंगे ट्रेडिंग के अंदर। देखिए, इसके अंदर ये जो टॉपिक्स हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंडामेंटल एनालिसिस, ये समझना पड़ेगा आपको। टाइप्स ऑफ न्यूज इन फॉरेक्स, ये समझना पड़ेगा कौन सी न्यूज कहाँ से आती है और उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। मतलब कि आपको रीडिंग से ये पता चलेगा कि अगर रीडिंग इंक्रीज होगी पिछली रीडिंग से, तो नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, या फिर रीडिंग डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये समझना पड़ेगा न्यूज के ऊपर। एंड देन इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स इन फॉरेक्स, हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट न्यूज, एंड न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। हम ट्रेडिंग के अंदर करेंसीज को ट्रेड कर रहे होते हैं। दीज करेंसीज बिलोंग्स टू एनी कंट्री। द वैल्यू ऑफ द करेंसी shows the economical condition of that country. मेजर करेंसीज हम ट्रेड करते हैं, यूरो, यूएसडी, एयूडी, जेपीवाई, सीएचएफ। ये मुख्तलिफ 5 से 6 करेंसी मेजर होती हैं। उन वो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को हाईलाइट करती हैं, उसके बिहाफ के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट हो रही होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस इन फॉरेक्स focuses on evaluating a country economic health and forecasting the direction of its currency based on macroeconomic indicators and geopolitical events. न्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है, देखें। नंबर वन, वो न्यूज जो इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट से न्यूज रिलेटेड हो, देन इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो, देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट कंट्री, द जीडीपी ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक कंट्री में उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं या फिर दूसरे किस्म के इलेक्शन होते हैं, तो वहां उस वक्त इनस्टेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी के सवाल पैदा होते हैं, तो जिसकी वजह से भी प्राइस के अंदर मूवमेंट्स बहुत ज्यादा आती हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, जो हर महीने या फिर हर
तीसरे महीने साल में 2 दफा या 4 दफा, ये तो कुछ 12 महीने तक, 12 दफा साल में ये न्यूज आती रहती है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, डू यू नो विच टाइप ऑफ न्यूज आर देयर? नाम तो सुने होंगे। नहीं। नाम भी नहीं सुने? नहीं, मैं कंप्लीटली ये वाली पार्ट मैंने अभी मतलब मुझे समझ में नहीं आता इतनी इतना इंफॉर्मेशन गैदर करना फिर उसको पढ़ना और एनालाइसिस, तो देखो इसलिए मैं के, इसको कंप्लीटली शुरू से इसको अवॉइड कर देता हाँ, ये पार्ट आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप अगर न्यूज के टाइम पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जो आप जो जैसे समझ रहे हैं कि स्ट्रेटजी को वर्क करना चाहिए वैसे करेगी नहीं। जो आप बाय करोगे वो सेल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मार्केट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? तो हूँ। इसके अंदर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, चलिए देखिए। ये आप टाइप्स ऑफ न्यूज इन फॉरेक्स मार्केट, ये आपको समझनी पड़ेगी, ये वाली देखिए। और इतना आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान है। इकोनॉमिक न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज के अंदर जीडीपी। अब आप सोचें कि किसी भी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ हो तो उसके लिए पॉजिटिव है, या डिक्लाइन हो तो उसके लिए पॉजिटिव है? ग्रोथ तो पॉजिटिव है। ग्रोथ इज पॉजिटिव, इट मींस अगर लास्ट टाइम बाई। 7.2 जीडीपी ग्रोथ थी, अगर इस हम्म। बार 9.5 आ जाए, तो पिछली दफा 7.2 जीडीपी ग्रोथ थी, और इस बार जो जीडीपी ग्रोथ था ये वो 9.5। तो इससे ये जीडीपी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई? इंक्रीज। इंक्रीज इज अ, दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज और नेगेटिव न्यूज? पॉजिटिव न्यूज। यूएसडी की जीडीपी, यूएस की जीडीपी ग्रोथ हो गई है, तो यूएसडी के लिए पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव न्यूज। एवरीबडी विल सेल ऑल अदर करेंसी एंड बाय द यूएसडी। तो एयूडी यूएसडी में कौन सा ट्रेंड बनेगा? एयूडी हर कोई बेचेगा, यूएसडी को खरीदेगा, है ना? हाँ। यूरो को बेचेगा, यूएसडी को खरीदेगा। एंड देन इस तरीके से यूएसडी, जेपीवाई, यूएसडी को बाय करेंगे लोग, जेपीवाई को सेल करेंगे। अब ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड चेंज हो रही है, व्हाट्स द रीजन? जीडीपी ग्रोथ 7.2 थी, अब वो बढ़ के 9.5 आ गई है। तो ये यूएस के लिए और यूएसडी करेंसी के लिए पॉजिटिव न्यूज है, जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स का रुझान कहाँ जा रहा है कि भाई एयूडी को बेचो, यूएसडी यूएसडी खरीदो, यूरो को बेचो, यूएसडी को खरीदो, यूएसडी को खरीदो, जेपीवाई को बेचो। तो अगर ये न्यूज ना हो तो फिर मार्केट के अंदर मूवमेंट ही नहीं होगी फिर। सोचें। अब हम्म। दूसरी न्यूज में आपको बताऊं, किसी भी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए तो पॉजिटिव है, या अनएम्प्लॉयमेंट घटे तो पॉजिटिव है? बढ़ता है तो नेगेटिव है और घटे तो पॉजिटिव है। बढ़े तो नेगेटिव है और घटे तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। अगर किसी कंट्री का 2738 के अनएम्प्लॉयमेंट रेशो था, ठीक है, फॉर हम्म। एग्जांपल, जो जॉब क्लेम्स हुए उसके हिसाब से के 238 के, मतलब 1000, ओके, ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो था। अब अगर ये 270 के आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा या घटा? पेमेंट बढ़ा, सो इट्स बढ़ा। नेगेटिव। इट्स अ नेगेटिव। और कौन सी करंट कंट्री के अंदर? यूएस के अंदर। यूएस की कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो पिछले रीडिंग के हिसाब से बढ़ गया। हम्म। तो ये यूएस के लिए अच्छी न्यूज, बुरी न्यूज? बुरी न्यूज, हम्म। नेगेटिव न्यूज। तो यूएसडी करेंसी के लिए अच्छी न्यूज, बुरी न्यूज, नेगेटिव न्यूज हो गई, है ना? तो हर कोई बंदा अब एयूडी को खरीदेगा, यूएसडी को बेचेगा, यूरो को खरीदेगा, यूएसडी को बेचेगा, यूएसडी को बेचेगा, जेपीआई को खरीदेगा। इट इज सिंपल। सिर्फ हमें क्या देखना है कि इस बार जो न्यूज आई है, जीडीपी ग्रोथ हुई या डिक्लाइन हुई? डिक्लाइन हुई तो उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे, ग्रोथ हुई तो उसके हिसाब से। सिर्फ न्यूज को रीड करने का क्या है कि भाई हमें यह पता होना चाहिए कि इसके डिक्लाइन होने से क्या होता है और राइज होने से क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट के डिक्लाइन से क्या होता है, राइज से क्या होता है। ये तो सिंपल है, हर एक कोई समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि इतनी नॉलेज हर एक बंदे के पास होती है। अब यहां पर अगर आए, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फायदा या घटेगी तो फायदा किसी भी कंट्री के लिए? बढ़ेगी तो नेगेटिव और घटेगी तो पॉजिटिव। अगर पिछली दफा 7.8 इन्फ्लेशन रेट था, इस बार 5.5 इन्फ्लेशन रेट आया है, तो वो इन्फ्लेशन घटी हाँ, ये यूरो के पॉजिटिव लिए। है। पॉजिटिव, हर कोई यूरो बाय करेगा कि भाई इन्फ्लेशन घटी है, तो अब यहाँ पर लोग ज्यादा परचेजिंग करेंगे, इंडस्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो फिर ये यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा फायदा होगा। कितना सिंपल है, सिर्फ हम्म, न्यूज रेट वो बढ़ना है या घटना है, उससे आप डिसाइड कर रहे हो, उससे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। एंड देन अगर अब ये इसके साथ अलाइन है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रिटेल सेल्स का क्या होगा? घटेगा। अगर घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा तो रिटेल सेल्स रिटेल से तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। और जिस कंट्री के अंदर रिटेल सेल्स ज्यादा होती है, बढ़ती है, एवरी टाइम इट्स इंक्रीजिंग, इट मींस दैट उस कंट्री के हम्म, लोग खुशहाल हैं, उनके पास पैसा हम्म, ज्यादा है। और पैसा कहाँ से आ रहा है? एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होगी उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो कम होगा, एम्प्लॉयमेंट का रेशो ज्यादा होगा, इसलिए पैसा कमा रहे हैं, तो फिर खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को भी कम। नजर आ रहा है। तो इस जगह से हमें यहां पर कितनी न्यूज का पता चला? चार किस्म की न्यूज का पता चला: जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड रिटेल सेल्स। ये चार न्यूज जब भी आती हैं, ये चार न्यूज किसको शो करती हैं? इकोनॉमिक कम। कंडीशन ऑफ द कंट्री। और जिस न्यूज के अंदर जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड रिटेल सेल्स के बारे में बात की जाए, वो न्यूज इकोनॉमिकल न्यूज होती है, इकोनॉमिक न्यूज होती है। अब एक और दूसरी न्यूज आती है जो सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है। मतलब हर एक कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक होता है ना, हम्म, क्या डिसीजन करते हैं? इंटरेस्ट रेट को। अब किसी भी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो तो क्या होता, और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो तो इसका मतलब नेगेटिव है। वेरी नाइस। अब यहाँ पर कनेक्शन करें आप। इस आपने बस ये जो जवाब दिया सही दिया, ठीक है। अब इसको कनेक्शन करें। हम्म, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? राइज होगी या डिक्लाइन होगी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बढ़ेगी। हम्म, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी या फिर घटेगी? ये भी बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो रिटेल सेल्स बढ़ेगी या घटेगी? अगर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रिटेल भी बढ़ेगी। अब आप रिटेल बताओ, कमेगी, सॉरी। अब आप बताओ रिटेल कमेगी, अब हाँ। आप बताओ कि महीने की पहली तारीख को फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट 8.9 था, वो बढ़ के 11.5 हो गया। अब आपने तो क्या ये, न्यूज एनालिसिस की कि इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। हाँ, तो अब इसका मतलब अब जो आने हाँ। वाली न्यूज है, अब जो आने वाली न्यूज है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की भी न्यूज आने वाली है, इन्फ्लेशन की भी न्यूज आने वाली है, रिटेल सेल्स की भी न्यूज आने वाली है। इंटरेस्ट रेट की न्यूज से ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। राइट। आइडिया लगा सकते हैं ना? हाँ, हाँ। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो लोन इंडस्ट्री ज्यादा लेगी, ज्यादा लोन लेगी तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा बंदे चाहिए, हम्म, और जितनी ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन होगी, उतनी उतने रेट्स कम होंगे, इन्फ्लेशन घट कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी, चीजें सस्ती होगी, तो रिटेल सेल्स बढ़ेगी। कनेक्शन है ना सारा, है ना? राइट। तो एक न्यूज हाँ। को आप रीड करके आने वाली दूसरी न्यूज के बारे में आइडिया हो जाएगा कि हाँ अच्छा, पिछले महीने में देखा कि इंटरेस्ट रेट इनका बढ़ा था, तो इस बार ये तीनों न्यूज नेगेटिव आएंगी। अगर इंटरेस्ट रेट घटा है तो तीनों न्यूज पॉजिटिव आ सकती हैं। तो हम्म, फॉरेक्स में आप बाय करोगे, जो आप 5 घंटों में प्रॉफिट जमा करोगे, वो आप एक
5 मिनट के अंदर प्रॉफिट जमा कर लोगे। हम्म, ये फायदा होता है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द ट्रेड, ऑन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑन द टूरिज्म, ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी पूरे मुल्क को कैसे हम चलाएंगे उसके ऊपर, इकोनॉमिकल के लिहाज से जो भी पॉलिसीज होंगी वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होगी, राइट। कि हम किस हम्म, प्रोडक्ट के ऊपर कितने टैक्स लगा रहे हैं, किन लोगों के ऊपर कितने टैक्स लगा रहे हैं, इंडस्ट्री के ऊपर क्या लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज को क्या फायदा दे रहे हैं, ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिसाइड होता है। अगर ये चेंजेस नेगेटिव होंगी या फिर कॉस्टली होंगी चेंजेस, तो फिर ये सारी न्यूज के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आपका अकाउंट डेफिसिट है या फिर अकाउंट आपका डेफिसिट नहीं है। तो क्या होता है करंट अकाउंट, मतलब एक याद रखिए बात, कि किसी भी कंट्री की एक करेंसी की वैल्यू तब इंक्रीज होती है या फिर मेंटेन रहती है जब तक उसके करंट अकाउंट में रिजर्व्स ना मौजूद हो डॉलर के। अब जैसे कि हमारी कंट्री है पाकिस्तान, हमारे पास डॉलर्स के रिजर्व नहीं है, इसीलिए हम आईएमएफ से लोन ले रहे हैं। तो आईएमएफ हमें डॉलर्स देता है एज अ डेबिट। हम उसी डॉलर्स को फिर उसी डॉलर से हम पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं चीजें। एक्सपोर्ट तो नहीं कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो वो डॉलर्स वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं फिर डॉलर कम हो जाते हैं, फिर वापस हमें लोन लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री का जितना लोन लेते जाएंगे, डॉलर्स के रिजर्व जितने कम होते जाएंगे, हमारी करेंसी डी वैल्यू होते होना शुरू हो जाएगी। अब मैं यकीन करो, मैं आपको बताऊं, 2021 के अंदर मैंने एक कार परचेज की। वो कार मुझे 35 लाख की मिली, ठीक है। हम्म, अब उसी कार को 2024 में मैंने अभी परचेज की, वो मुझे कार मिली है 78 लाख की। कार सेम है, सेम फीचर, सेम थिंग, एवरीथिंग इज सेम। कितना डिफरेंस आ गया। 5 लाख का आता तो समझ में आता ना, हम्म, लेकिन यहां पर तो डबल हो गया। जो बाइक मैंने 2020 में 78 की ली थी, 78 के की, अब वो बाइक मुझे 2024 में मिल रही है 165 के की मिल रही है। कितना इंक्रीज हो गया, देख रहे हैं ना। बहुत। 2020 के अंदर हमारे पास डॉलर की वैल्यू थी 165। हमारा $1 इज इक्वल टू 165 रुपीज। नाउ डॉलर की वैल्यू है 280 रुपीज। उफ, तो बहुत। ये गाड़ियों की प्राइस क्यों बढ़ी, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं चीजों को। इंपोर्ट हम्म, करते हैं तो डॉलर महंगा हो गया, हमारे रुपए की वैल्यू सस्ती चीप हो गई, तो हमें चीजें महंगी मिल रही है, तो हम भी प्राइस को बढ़ाएंगे। तो ये सारा करेंसी का वैल्यू हमारे अकाउंट, करंट अकाउंट और रिजर्व ऑफ डॉलर से रिलेट होता है। अब जैसे कि यूएस किसकी करेंसी है, अमेरिका की है ना, अरे, यूएसटी। जितने रिजर्व्स चाइना के पास हैं यूएस के, उतने फिर अमेरिका के पास भी नहीं है। चाइना के अंदर बहुत ज्यादा रिजर्व है डॉलर्स के, क्योंकि आप चाइना की चीजें देखें, आप उन्होंने किसी ऐसी कंट्री को छोड़ा है जिसको अपनी चीजें इंपोर्ट ना कर रहे हो, एक्सपोर्ट ना कर रहे हो। और हर हम्म, किस्म की चीजें आप अपनी कंट्री के अंदर, अगर आपको वो 20 रुपए की चीज मिल रही है तो चाइना से एक्सपोर्ट, मतलब आपकी कंट्री ने इंपोर्ट किया चाइना से, और वो चीज आपको 10 रुपए की मिल रही है, जबकि आपकी अपनी इंडस्ट्री वो 20 रुपए में कम से कम बेच रही है। हम्म, तो चाइना क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कम रख रहा है, और जितना भी ज्यादा आप लोगों से खरीदारी करोगे आप उसको क्या दोगे, डॉलर्स दोगे ना। हम्म, वो डॉलर्स ले रहा है, डॉलर्स जमा करता है, उसके रिजर्व सबसे ज्यादा बढ़ गए। तो इस तरीके से हमारी कंट्रीज के अंदर रिजर्व्स कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की वैल्यूएशन नहीं है। तो सेम थिंग
जिस कंट्री करेंसी को हम ट्रेड कर रहे हैं, इसकी कंट्री के अंदर अगर रिजर्व कम होंगे तो फिर क्या होगा? वो कंट्री डिफॉल्ट होगी, उसकी वैल्यू गिरेगी, लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस है, एक साइकिल है जो घूम रहा है। ओके, देन पॉलिटिकल न्यूज। अगर अभी बांग्लादेश में जो कंडीशन आई थी, इसको बोलते हैं ना कि इनस्टेबिलिटी, पूरी हुकूमत वो चेंज हो गई। चेंज हो गई, डिसॉल्व हो गई। उसके बाद कितने इंटरनेशनल तौर पे न्यूज रिकॉर्ड हुई, और कंट्री के लिए कितनी नेगेटिव हुई बात, हम्म। और कितने अवाम के साथ धोखा हुआ, बहुत सारी चीजें हमने हर एक ने जो है ना पढ़ी, देखी। हम्म। वो इनस्टेबिलिटी होती है। ऐसी इनस्टेबिलिटी अगर मेजर करेंसीज के कंट्रीज के अंदर हो, तो उसकी वजह से भी फॉरेक्स मार्केट में बहुत बड़ा एक तूफान आता है। मार्केट्स में प्राइस गिरती हैं, लोग उनको सेल करते हैं, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है फॉरेक्स के अंदर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, ये तो अब कुदरती होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स कहीं पर आ जाते हैं, और जिसकी वजह से भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये नहीं, ये वो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक एंड ये वाली तीन चीजें, ये जो बार बार होती हैं। अब आप हम्म। देखिए, अब हमारे पास जो करेंसीज वो आ गई, ये जो अंडरस्टैंड हमने किया है इसको, न्यूज को। अब इकोनॉमिक न्यूज जो आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इन्फ्लुएंसेस अ कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल करेंसी वैल्यू। अगर हम्म। पॉजिटिव आती है तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर नेगेटिव आती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, वीक होगी, एंड वैल्यू भी कम होगा। सेंट्रल बैंक की न्यूज पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा? सेंट्रल बैंक्स डायरेक्टली कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। मतलब इनकी वजह से इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। पॉजिटिव होगा तो फायदे में, नेगेटिव होगा तो फिर ये नुकसान होगा। पॉलिटिकल न्यूज से क्या होगा? मेजर पॉलिटिकल चेंजेस अगर आ गए, इलेक्शंस आ गए, या कोई ट्रेड एग्रीमेंट किसी के कंट्री के, जैसे कि तेल, ऑयल होता है जो हम किसी से इंपोर्ट करते हैं, ये बड़े बड़े ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स कुछ होते हैं अपनी इंडस्ट्री के, उनके ट्रेड की एग्रीमेंट्स करते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। आगे देखिए, आगे कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक एक स्लाइड पीछे करता हूँ। ये अच्छा, एक देखिए सवाल था। जी। अब जैसे कि कल मार्केट में हंगामा होने वाला है क्योंकि हम्म इलेक्शन है। एंड सो इसमें किस तरह पता चले कि मैं बाय लूं या सेल लूं, क्योंकि मेरे 2016 में जब मैंने पहला पहला शुरू किया था ट्रेडिंग, जी। जब मैंने सारे पैसे लॉस किए हैं तो हम्म मुझे अभी तक याद है हम्म वो वाले दिन में दुबई में था तब। हम्म एंड मैं ट्रेडिंग में गया था। सडनली डॉलर वाला जो कैंडल है, शूट, हम्म रॉकेट की तरह शूट किया वो, हम्म ग्रीन। हम्म मैं कहा यार ये क्या हो रहा है? हम्म ये पूरा पूरा स्क्रीन उसने कवर कर लिया है, लाइक इट्स वेरी, हम्म मतलब कि इट्स नॉट नॉर्मल बेसिकली। हम्म फिर उसको लगा तकरीबन 24 घंटा आस्ते 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 उसको नीचे नीचे आया, फिर नॉर्मल मार्केट वाले पैटर्न में फिर कंटिन्यू किया। अब देखिए, तो ये हम्म, इम्पैक्ट कौन सा आया? न्यूज का आया ना इम्पैक्ट। हाँ, ये न्यूज़ तो का मतलब कि पॉलिटिकल आपने लॉस इलेक्शन। किस वजह से किया? न्यूज की वजह से किया है ना, हाँ। अपने एनालिसिस की वजह से। प्राइस एक्शन के, प्राइस एक्शन आपको इतना लॉस नहीं देगा। हम्म। प्राइस एक्शन आपके हाथ में है ना, कि आपको एक आपने बाय किया हुआ है और डबल टॉप बनाए, मतलब आपको लग रहा है कि अब बाकी नीचे गिरेगी तो पहले से निकल जाऊं, पता चलेगा ना, हम्म। टाइम मिलेगा। हम्म। और जब नीचे गिरेगी तो दिखेगा, जितना नीचे गिरते हम्म। जाएगी उतना नुकसान होता जाएगा। लेकिन एक आप कुछ कर ही नहीं सके सडनली, जैसे कि आपके साथ हुआ। तो ये न्यूज का इम्पेक्ट हम्म। था, समझ रहे हैं? हाँ। तो तो ये वही जी। मैं हाँ, तो वही मेरा सवाल था कि किस तरह पता चले कि वो जैसे कल इलेक्शन है, कल डॉलर बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, अभी देखिए ये किस इसके तरह ऊपर, मुझे पता। इसके ऊपर हमने एनालिसिस देखनी है।
क्या, हमने न्यूज देखना पड़ेगा, हमें आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो अमेरिका के फ्यूचर के लिए बेटर है, डोनाल्ड ट्रंप आए या फिर वो जो औरत है वो आए। जब हम हम्म। देख रहे हैं कि अगर हम वन साइडेड डोनाल्ड ट्रंप की टीम को चेक करेंगे तो वो तो अपने डोनाल्ड ट्रंप की ही तारीफ करेगी और उसकी ही अच्छी अच्छी बातें बोलेगी, ठीक है। हम्म। जब उसकी तरफ हम्म। हम जाते हैं तो वो फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बैड जो है ना टॉक्स करेगी। अब हम्म। इसके ऊपर तज्जिया निगार होते हैं जो ओवरऑल बताते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन से एरियाज के अंदर, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। हम्म। अगर अगर वहां पर आपको ये पता चले कि वहां पर जो वोट का राइट है वो अवाम को मिलेगा, तो फिर आप एक एनालिसिस के तौर पे ये तय कर सकते हो कि कौन आएगा हुकूमत के अंदर, और उसके आने से पूरी दुनिया में क्या असर फैलेगा। उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि वहां की आर्मी मुदाखलत करेगी और वो जिसको चाहेगी उसको लेके आएगी, तो नेगेटिव हो जाएगा ना इम्पैक्ट। लेकिन दुनिया हम्म। देखो कि उसकी आंखें बंद तो नहीं है ना, यहाँ पर जुल्म हो रहा है, हम देख रहे हैं। कुछ बोल नहीं पा रहे वो एक अलग बात है, कुछ कर हम्म। नहीं पा रहे वो एक अलग बात है, लेकिन देख तो रहे हैं ना कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। हम्म। तो अब ये इलेक्शंस के कुछ ऐसे होते हैं असूल कि इस दौरान जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो ना बाय करते हैं ना सेल करते हैं, समझ रहे हैं, जब तक हम्म। एक रिजल्ट क्लियर नहीं होता। ये मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूं। कभी भी कोई न्यूज आती है, कभी भी कोई क्या न्यूज आती है, न्यूज़? मैं यहाँ पर आपको 1 घंटे के चार्ट में करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक या दो आपको एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किसी भी एक न्यूज का। ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। यहाँ पर न्यूज आई है, ठीक है। इस न्यूज से पहले क्या हुआ? रेंज। इट्स अ कंसोलिडेशन मार्केट, इट्स अनसर्टेनिटी। व्हाट इज द कंसोलिडेशन मीन्स? देयर इज अ अनसर्टेन। सर्टेनिटी। uncertainty means no one knows what will happen. अगर किसी भी न्यूज के आने से पहले कंसोलिडेशन मार्केट हो, इट मींस दैट अ बिगर biggest traders also don't know what will happen in this news. और अगर मार्केट में एनालिसिस एंड दे श्योर 100% कि मार्केट की न्यूज पॉजिटिव होगी, तो मार्केट में अनसर्टेनिटी, ऐसी कंसोलिडेशन मार्केट नहीं होगी, उस डायरेक्शन में मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो अब इस न्यूज ने आपको पहले से क्या बताया कि वी आर अनसर्टेन। तो अनसर्टेन देखो कि फिर अनसर्टेन में क्या हुआ, मार्केट ने डाउन की तरफ ही मूव की। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे रहा हूं, लुक एट हियर। ये मार्केट में जब न्यूज आ रही थी, इससे पहले क्या हुआ मार्केट के अंदर, सॉलिडिशन अनसर्टेनिटी। है ना। हाँ। अब ये 1 घंटे की न्यूज है। अब इस न्यूज के आने के लिए कितने लोगों ने कब से यहां से लेके यहां तक के कितने घंटे गुजर गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 घंटे तक कुछ भी किया ही नहीं। ट्वेंटी हम्म। टू आवर्स वेट किया ना। यहाँ पर आप वॉल्यूम चेक करिए, वो तो पूरा एक दिन कुछ किया ही नहीं। क्योंकि न्यूज आने वाली है ना। हम्म। मेजर न्यूज। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी दुनिया चुप करके बैठ जाए, ये रिटेलर्स का ही काम है जो ये ऊपर नीचे कर रहे हैं। बिग फिश हम्म। इज नॉट इन दिस एरिया। ओके। तो मतलब कि यहां पर अगर कोई भी डायरेक्शन होता तो मार्केट में ऑलरेडी लोग इंटर हो चुके होते, ठीक है। हम्म। ऐसे यहां पर देखें, ये अब बड़ी मूवमेंट है मेरे ख्याल में। ये दिस इज एवरी न्यूज आप चेक करो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, अनसर्टेनिटी है। हम्म। तो अब न्यूज को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है? हमने जो अभी रीड किया, हमें ये चीजें देखनी पड़ेगी। क्या हो गया? देखो कि नंबर वन, कि आप एक कंट्री की
इकोनॉमिक कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सके। इकोनॉमिक कंडीशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रिटेल पीएमआई। सेल्स। पीएमआई वो जो हम परचेजिंग करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल हम्म। जितना परचेज करेंगे तो उतनी प्रोडक्ट बनेगी ना, इस तरीके की हम्म। न्यूज आती है। एंड देन इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी तो वन टाइम आती है जब गवर्नमेंट आती है, तो फिर वो एक दफा ही हमने स्टडी कर लेनी है। ये हो गया। और एनएफपी। एनएफपी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, या ये जो है ना, ये एनएफपी होता है, नॉन फंडिंग पेरोल। ये न्यूज अगर हमें पता होगी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट में किस तरफ जाना है। और फिर कुछ कुछ जब न्यूज आप देखेंगे आपको एक फोरकास्टिंग भी मिलती है। आपने न्यूज पहले लाजमी देखी होगी कि investing.com में जाएंगे तो फिर आपको वहां पर क्या मिलता है कि इकोनॉमिक कैलेंडर मिलता है। ये इकोनॉमिक कैलेंडर को आप अपने कंट्री के टाइम के हिसाब से सेट करोगे। इसको ये सेट नहीं करोगे तो ये टाइम किसी और कंट्री का बता रहा है। आप जहां पर रहते हो उसके हिसाब से टाइम को सेट करो। अब जैसे कि मैं अपने कंट्री के टाइम के हिसाब से सेट कर रहा हूँ, आप सामने देख रहे हैं, देखें। दिस इज व्हाट इट्स अ न्यूज। और इस न्यूज की अगर मैं किसी भी एक न्यूज के बारे में बताऊं, यहां पर देखें, आपको यहां पर डेटा मिला है। आप अब आइडेंटिफाई करें कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ एयूडी आरबीए इंटरेस्ट रेट डिसीजन। ओके, कौन सा रेट है ये? इंटरेस्ट रेट। हम्म। हम्म। इंटरेस्ट रेट डिसीजन कौन सी करेंसी का होगा? AUD। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, राइट। हम्म। 4.35 प्रीवियस था। मतलब पिछली दफा जो ये रेट हर महीने न्यूज आती है, तो पिछली दफा जो न्यूज आई थी उसके अंदर क्या था? 4.35%। तो अब जो बड़े बड़े फोरकास्टर्स थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, उन्होंने ऑलरेडी फोरकास्ट कर दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि इस बार भी 4 पॉइंट क्या होना चाहिए? 4.35 होना चाहिए, ठीक है। अब आया क्या मार्केट में रेट इसका? अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता तो नेगेटिव हो जाता, और अगर ये हम्म। घटता तो पॉजिटिव हो जाता। अब न घटा है और ना ही बढ़ा है। बड़ा है। इट मींस दिस न्यूज इज न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो हम्म। कोई फर्क आएगा इस करेंसी नहीं। के ऊपर? नो। तो आप हर बार चेक करो कि मैं अब इस करेंसी की जो न्यूज है इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन कर मतलब यहां से क्लिक करेंगे तो इसका पूरा रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप चेक कीजिए, आपको पहले से आइडिया हो जाएगा ना। अब ये रिसर्च देखोगे तो क्या, मई 2024, जून 2024, अगस्त 2024, सितंबर 2024, नवंबर 2024, इसके इतने सारे देखा तो कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज आया ही नहीं है। तो अब आपको आइडिया हो जाएगा ना, इस बार भी कोई चेंजेस नहीं आ सकती। हम्म। एक आइडिया आएगा पीछे से देख के। हम्म। अगर ये सारी डिफरेंट होती न्यूज, आगे पीछे होते, तो फिर आप भी परेशान होते। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई 6 महीने में या 5 महीने में नहीं बढ़ा तो इस बार भी नहीं बढ़ेगा, है ना। हम्म। और इससे हम्म। पीछे जाए तो इससे पीछे क्या हुआ था? 4.10 था। देन एक ये महीना आया नवंबर का जिसमें 4.10 था, और 4.35 इन्होंने पहले से फोरकास्ट कर दिया था। हम्म। देन 4.35 भी आया तो इट मींस दैट्स एन न्यूट्रल न्यूज, क्योंकि पहले से फोरकास्ट हो चुकी थी। ये फोरकास्ट जो होता है ना, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है और प्रीवियस को अंडरस्टैंड करना है। अब हम्म। न्यूज इसके इस मुताबिक आती है तो पॉजिटिव या नेगेटिव आप डिसाइड करोगे, उसी हिसाब से बाकी मूव करती है।
और जब न्यूज कोई आ रही होती है तो उसके नीचे ऐसे आर्टिकल्स वगैरह भी यहाँ पर आ रहे होते हैं, आप उनको पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होना चाहिए। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स, गोल्ड, इलेक्शन अनसर्टेनिटी फ्यूल्स डॉलर्स वीकनेस, इज इट इनफ, या फिर इस तरीके से अपॉर्चुनिटी पैक नवंबर अवेयर्स हाउ टू अडॉप्ट योर स्ट्रेटजी में, ऐसे बहुत सारे आपको मिलते रहते हैं। अब यहाँ न्यूज के अंदर भी देखो कि बहुत सारे किस्म है। कैसे? इम्पैक्ट के लिहाज से देखा जाए तो देर इज अ सिंगल स्टार, देर इज अ डबल स्टार एंड देर इज अ ट्रिपल स्टार। 3 स्टार की वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सिंगल स्टार एंड डबल स्टार की इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती। तो अगर देखा जाए तो सिंगल स्टार इज व्हाट अ लो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड। इसकी न्यूज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, इसमें लो वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में। वॉलेटिलिटी इज व्हाट, इट मींस द प्राइस मूवमेंट, सडनली मूवमेंट इन अप और डाउन डायरेक्शन। देन अगर आपके पास 2 स्टार है, 2 स्टार मीन्स दैट देर इज अ मॉडरेट वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड। कुछ मार्केट में ऐसे अनवांटेड मूव हो सकती है बट इट विल बी नॉट अ बिगर मूवमेंट। हम्म। And 3 star is what? A 3 star high volatility expected. Because of this positive or negative, market can be give you the suddenly bigger movements ऐसे आएंगी। और अब इस तरीके से आज 3 बजे का पता चलेगा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आज 3 बजे का। लेकिन अभी तक न्यूज अपडेट हाँ नहीं नहीं। हुई, ये नहीं हुई। तो जब तक नहीं हुई अनसर्टेनिटी मार्केट में। अब आप चेक करो चार्ट को, 4 घंटे पे आप चार्ट को आज चेक चेक करो, आज हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। आप देख रहे होंगे कि व्हाट इज दैट, अच्छा, सुबह से यहाँ पे लेके। ये जो मार्केट जो कंसोलिडेशन में इन अनसर्टेनिटी या कंसोलिडेशन अनडिसाइडेड रहता है, फिर न्यूज़ जब होता है तो फौरन ही एक बड़ा सा कैंडल हम्म। होता है। हम्म। तो अब मेरा सवाल है कि इसमें वो क्या कहते हैं उसको, लिक्विडिटी स्विप ये वाला, ये कुछ नहीं होता ना, लिक्विडिटी स्विप नहीं, वाला का फंडामेंटल इज काम नहीं। बियॉन्ड देन ऑल अदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। मतलब फंडामेंटल, आपका प्राइस एक्शन, आपका वॉल्यूम, आपके सेंटिमेंटल सब कह रहे हैं कि देयर विल बी द बाय। न्यूज हम्म। नेगेटिव आ गई, सेल, देयर विल बी सेल। तो आपका हम्म। सेल ना कोई पैटर्न बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, सडनली मूव हो गया एक। ओके। और उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि जो फंडामेंटल है वो इन सब से ऊपर है। अब ऐसे है ना कि अगर आप फंडामेंटल, मैं आपको एक तरीका बताऊं, अगर आप फंडामेंटल न्यूज यूज नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपको फिर भी ना चाहते हुए भी ये यूज करना पड़ेगा कि अगर आज 3 PM पे न्यूज है तो आपको 2:50 PM एंड देन 3:10 PM, इसके दरमियान आपको 20 मिनट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कंसोलिडेशन मार्केट हो गया, उसमें फंसेंगे आप फिर। हम्म। ट्रू। और मार्केट में कोई देखो कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई भी आएगा या फिर मतलब अनवांटेड किसी को, जैसे कि आपको पता चला कि नहीं नहीं पॉजिटिव होगी तो आप भर भर के बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे। इस तरीके से मार्केट में कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो उस दौरान आपको 20 मिनट का वेट करना पड़ेगा। अगर आप न्यूज को ट्रेड नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको 20 मिनट का वेट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। नहीं तो फिर आप उस 20 मिनट में इतना नुकसान करोगे कि जो आप एक दिन में भी नहीं कमा सके, हम्म। ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो न्यूज होती है इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, लो वॉलेटिलिटी, मॉडरेट वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी। एंड देन न्यूज कितने किस्म की आती है? स्पीच, प्रिलिमिनरी रिलीज, रिवाइज रिलीज, रिट्रीविंग डेटा एंड देन रिपोर्ट। ये हमें चाहिए, रिपोर्ट। और जब स्पीच आती है तो पूरा दिन नहीं करना गुजरता, क्योंकि स्पीच का तो मतन का पता ही नहीं होता ना कि क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द स्पीच। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या बोलेगा, हम्म। पॉजिटिव बोलेगा या नेगेटिव बोलेगा, है ना। हम्म। तो इसकी वजह से भी इम्पेक्ट आता है। तो अब मेजर जो इम्पेक्ट आता है वो आता है कि जो महीने का फर्स्ट फ्राइडे, महीने का जो फर्स्ट फ्राइडे होता है। अब हमारा
5 नवंबर है। फर्स्ट फ्राइडे कब आया हाँ था? तो फर्स्ट को। फर्स्ट को, हाँ। फर्स्ट को। तो यहां पर मैं न्यूज को चेक करूंगा तो फर्स्ट के दिन यहां पर स्टार डेट 11/01/2024 अप्लाई करता हूं तो अब फर्स्ट के आगे। हम्म, फर्स्ट इंडिया में दिवाली थी। एंड देन आ जाए अगर तो एक न्यूज आएगी एनएफपी की, 6:30 बजे आएगी लगभग। ये थ्री स्टार आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट फ्राइडे को आती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देख रहे हैं? ये न्यूज 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम पे, मतलब कि बांग्लादेश 6:30 बजे। ठीक है। हम्म, अब ये न्यूज क्या है? दिस इज वेरी डेंजरस न्यूज। नन फार्म पेरोल्स, ये 223 के है। और क्या हुआ? 106 के होनी चाहिए, यहां तक आनी चाहिए, लेकिन क्या आया यहाँ पर? 12 के। लेकिन अब इससे पहले हम थोड़ा सा समझे इसकी न्यूज को कि ये न्यूज है क्या। जब इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नन फार्म पेरोल मेजर द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ excluding the farming industry. Job creation is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of economic activity. तो सोचो कि पिछली दफा अपॉइंटमेंट कितनी हुई थी? 254 के की फोर। अपॉइंटमेंट हुई थी। 159 इससे प्रीवियस थी, तो 147 का फोरकास्ट था। इससे ज्यादा अच्छा आया तो क्या आया मार्केट में? बूम आया, पॉजिटिव। हम्म, पॉजिटिविटी आई। अब मार्केट में फिर यहां पर डेटा जो ये आ रहा है ये फिर रिट्रीव होके फिर 223 पे आ गया डेटा। ठीक है, रिट्रीव होता है ना। हम्म, ठीक है, रिट्रीव भी हम्म, न्यूज आती है। तो अब इन्होंने कहा कि कम से कम अब 106 106 के को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कितने को मिली है? 12 के। 12। इज ए नेगेटिव न्यूज। हम्म, अब आप क्या हम्म, एनालिसिस करोगे? आप ये एनालिसिस करोगे ना कि पिछली दफा पॉजिटिव है तो कम से कम इस बार तो पॉजिटिव होगी। या हम्म, इतनी सारी न्यूज के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया? देखो, 272, 206, 114, 142, 254, मतलब इतना क्या गिर सकता है कि 12 की आ जाए? बहुत तो गिरा है। बहुत गिरा। इट मींस व्हाई? देयर इज इलेक्शंस, राइट? हम्म, अब यहां पर 1 नवंबर को अगर आप चेक करते हैं, इफ यू चेक द 1 नवंबर, दिस वन इज द 1 नवंबर। आप यहां पर H4 पे जाएं और 1 आवर पे जाएं। ये 1 नवंबर है। 1 नवंबर, और ये है हमारा वो टाइम जहां पर जब न्यूज आई। अब देखो कि यूएस के लिए वो न्यूज अच्छी नहीं थी ना, यूएसडी के लिए। हम्म, हम्म, तो यूएसडी हर कोई सेल करेगा तो क्या बाय करेगा? यूरो बाय करेगा। तो यूरो देखो कि ये बैठेगा, यूरो हाँ। यूरो को बाय किया लोगों ने, यूरो को बाय किया। अब एज पर द न्यूज मार्केट को कहां जाना चाहिए था? ऊपर। देन उसी दिन ऊपर। मार्केट के प्रेशर आया। एक प्रेशर आया, प्रेशर के बाद मार्केट ओपन ही यहां पर हुई। तो इस न्यूज का बड़ा इंपैक्ट था उस वक्त कि ये न्यूज आएगी एनएफपी हम्म, की, और ये पॉजिटिव नहीं थी यूएस के लिए। यूएस के लिए बड़ी नेगेटिव न्यूज थी। तो मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो ये सब क्या है? मैनिपुलेशन थी। अब इसने किसने मैनिपुलेशन की है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने। समझ रहे हैं? हम्म, हम्म, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने। अब यहां पर क्या होगा? क्या लिक्विडिटी स्वैप हुआ? अब 4 घंटे के ऊपर अगर मूवमेंट को चेक करेंगे ना हम, 4 आवर्स की मूवमेंट को,
4 आवर की मूवमेंट के अंदर आप चेक करें तो दिस इज मूवमेंट, ये है ना, ये मूवमेंट है जब न्यूज आई थी। मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को स्वेप किया, इस आउटर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, एंड नेक्स्ट टाइम जंप लगा के मार्केट ऊपर की तरफ लेके गए। ठीक है, तो ये न्यूज का हम्म इम्पैक्ट है ना अपनी जगह पे। तो हम्म आप यहाँ पर चेक करें कि ये न्यूज, आप कोई भी जब इसको यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसको क्लिक करके जब आगे उसकी डेटा की तरफ जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब एक और न्यूज दिखाऊं, दिस इज कॉल्ड द पीएमआई न्यूज, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। पीएमआई, व्हाट इज द पीएमआई? आप पीएमआई को ऐसे पढ़ सकते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग किसकी होती है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंपनी इंडस्ट्री के लिए परचेजिंग होती है। द इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट ऑन बिजनेस इज बेस्ड ऑन द डेटा कंपाइल्ड फ्रॉम द मंथली रिप्लाईज। तो यहां पर हर महीने क्या हो रहा है, एवरी मंथ एक माइनर माइनर पॉइंट्स के अंदर डिक्लाइन हो रहा है। न्यूज इज नॉट अ पॉजिटिव, इट्स अ नेगेटिव। चाहे थोड़े से नंबर से डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन हो रहा है ना डिक्लाइन, हम्म इट मीन्स दिस इज नॉट अ गुड गुड फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी। वो बात नहीं आ रही। और ये न्यूज कब आती है? अगर देखूं तो यहां पर पीएमआई की न्यूज कब आई है? इट्स 7 PM, राइट? नेगेटिव हम्म है। हम्म एंड देन अब जब हम 7 PM के ऊपर, तो ये 5 PM था, ये था 5 PM। फिर उसके बाद फिर इसी के अंदर ही वो न्यूज आ गई, इसके अंदर। इसको लोअर टाइम फ्रेम पे आपको इसमें दिखेगा, आपको एक मूवमेंट आएगी फिर, या यहाँ पर मूवमेंट उसकी नहीं आई, इसी के अंदर जम हो गई है। तो ये देखिए कि न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप कम से कम रीड करें, कम से कम जिस टाइम पे ट्रेडिंग करें अवॉइड तो करें। और खास करके आप आफ्टर द न्यूज या बिफोर द न्यूज बाइनरी ऑप्शन के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए आप स्टॉप कर सकते हैं। फॉरेक्स के लिए आपको मैं नेक्स्ट उसमें स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, जिसमें आप बाय और सेल नहीं करेंगे डायरेक्ट, आप बाय स्टॉप करेंगे एंड सेल स्टॉप करेंगे। अगर ओके न्यूज पॉजिटिव हुई तो आपको तब भी फायदा होगा, अगर न्यूज नेगेटिव हुई तो आपको तब भी फायदा होगा। ओके उसमें यह होगा कि आपने ऑर्डर पहले से लगा लिया, बाय स्टॉप करके और सेल स्टॉप करके, जिस तरफ न्यूज जाएगी उस तरफ आपको फायदा होगा, उसी तरफ आपका ऑर्डर लगेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि बाय स्टॉप में इंटरेस्टिंग। ऐसा होता है ना कि अब मार्केट यहां पर खड़ी हुई है, मैंने यहां पर बाय स्टॉप लगा दिया, यहां पर सेल स्टॉप लगा दिया, तो अगर हम्म नेगेटिव न्यूज है तो मार्केट नीचे आएगी, तो मेरा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर रुकेगी तो हम्म फिर मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा, और यहां से बाय स्टॉप लगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तो फिर मैं यहाँ पर सेल करूंगा ऐसे। तो मोस्ट ऑफ द हम्म टाइम हमारे ऑर्डर्स लग जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द और 4 to 5% ये चांसेस भी होते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आती है। फिर हाँ उसमें क्या होता है कि हमारा एक माइनर सा लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता। हम्म फिर क्योंकि वन साइड प्रॉफिट है वन साइड लॉस है, तो फिर हमारा छोटा सा एक कमीशन जितना लॉस होता है, मतलब कि विद $4 to $5 का लॉस होता है हमारा, या $10 का ज्यादा लॉस हो। तो ऐसे न्यूज की अच्छा। रीडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से तो आपने, मैं आपको जी बोले। और ये मेरा एक कंफ्यूजन था, ये जो पेयर्स है ना, यूरो यूएसडी, एयूडी जेपीवाई, ये तो ये क्योंकि सब ऑल द करेंसीज ये सब पेयर में होते हैं, लेकिन अब जैसे कह रहे हो ना कि अभी नेगेटिव न्यूज़ आए यूएस में, तो यूएसडी डॉलर अब सब सेल करेंगे, लेकिन डॉलर तो अकेला नहीं होता ना, इट्स ऑलवेज विद अ पेयर। देखो तो कि, ये देखो कंफ्यूजन। आपके पास बीजीडी है, ठीक है, हम्म और आप उसके बदले में क्या खरीद रहे हैं? डॉलर। जब आपके पास डॉलर होगा
वो बेचोगे तो उसके बदले में वापस क्या आएगा आपको? यूटिलिटी। तो ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सचेंज। फॉरेक्स मीन्स व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आया? हम्म। आपके पास एक करेंसी है, ठीक है, हाँ। कोई भी एक करेंसी है, आप उसके बदले में आपको जो अच्छा लग रहा है वो करेंसी खरीद खरीद रहे हो दूसरे के बदले में। हम्म। समझ रहे? और आप वो कभी बाय कर रहे हो, कभी सेल कर रहे हो, कभी कभी बेच रहे हो उस करेंसी को, तो कभी सेल कर रहे हो। किस ब्याज के हम्म। ऊपर? न्यूज के ब्याज के ऊपर, एनालिसिस के ब्याज के ऊपर कि इसका अब रेट गिरेगा। आपने बीडीटी क्यों बेचा? क्योंकि आपको पता है कि एवरी टाइम अवर करेंसी इज गोइंग टू डिवैल्यू। हम्म। इसके लिए अगर मैं यहाँ पर बाहर मुल्क में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ से पैसा बना के घर भेज रहा हूँ, लेकिन वो एवरी टाइम वो डीवैल्यू होता जा रहा है, फिर मैं 10 साल के बाद जाऊंगा तो उसमें तो मैं कुछ भी खरीद नहीं पाऊंगा। हम्म। जो आज मैं एक बाइक 1 लाख रुपए की खरीद सकता हूँ, तो 10 साल के बाद तो वो फिर 10 लाख की बाइक मिलेगी मुझे। हम्म। मतलब मुझे तो फायदा नहीं हुआ। फिर आप क्या करोगे? नहीं, आप पूरी दुनिया को देखोगे, क्या कौन सी ऐसी करेंसी है आज के दौर के हिसाब से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका वैल्यू डिवैल्यू नहीं हो रहा, जिसका डे बाय डे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो आप हम्म। क्या करोगे? टाइम बिंग के लिए यूएसडी को अपना सेविंग के लिए एक्सचेंज करके रख लोगे, डॉलर्स अपने पास रख लोगे। हम्म। तो आज के बाद, जब आज आपने फॉर एग्जांपल जो पैसा कमाया, 10 साल के बाद अगर डॉलर को बेचोगे, तो आपके पास आपको आपका माइंड ये कह रहा है कि 10 साल के बाद डॉलर बेचूंगा ना, कम से कम फायदा भी ना हुआ ना तो जितना पैसा है उतना तो रहेगा। हम्म। लेकिन बीडीटी के हिसाब से नहीं। अब आप हम्म। सोचो, मैंने 2021 तक, कब तक? 2021 मतलब 2017 से लेके 2021 तक, आप यकीन करेंगे मैंने 200 के डॉलर्स को सेल किया। मतलब जो मैंने कमाया वो 200 हम्म। डॉलर्स मैंने किस में कन्वर्ट किया? पीकेआर में, है ना? मैंने डॉलर हम्म। कमाए और फिर मैंने पीकेआर में चेंज किए। और तब मुझे कितना मिलता था? 160 या फिर 150 तक, 150 से लेके 160 के दरमियान में मुझे मिलता था रिटर्न, है ना? हम्म। अब मैंने डॉलर को एक्सचेंज करके मेरे पास पैसा आ गया ये। लेकिन अब अगर मैं एक्सचेंज करता हूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 डॉलर आ रहे हैं, उतने ही पैसों में जो मैंने 2 साल पहले या 4 साल पहले एक्सचेंज किया था। हम्म। क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपए की वैल्यू गिर गई। हम्म। तो मुझे तो घाटे का सौदा हुआ ना मेरे लिए ये। तो अगर मैं पहले ना, अगर मैं रखता, डॉलर ही रखता और मैं सेल ना करता और आज 2024 में सेल करता, तो मुझे $1 के ऊपर 100 रुपीज ज्यादा मिलते, हाँ। है ना? लेकिन अब देखो कि हाँ। हमारे लिए भी तो कुछ कंडीशन है, हमें एक्सपेंसेस करने हैं, हमें चीजें खरीदनी है, और हमें और भी घर अखराजात हैं। चलाना। घर हम्म। चलाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ मतलब इस तरीके से घर बनाना है, ये सारी चीजें करनी है। तो फिर उस वक्त मैंने नहीं सोचा था इतना कि इतना ज्यादा ऊपर हाइक हो जाएगा। हमने सेल करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, जितना भी कमाता हूं मैं उसको स्लोली 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 सेल करता हूँ, ताकि गवर्नमेंट की नजरों में भी ना आए। हम्म। फील होता है। तो ये सारी हम्म। चीज होती है। तो अब देखे कि यहां पर हमने क्या किया, डॉलर को खरीदा, पीकेआर में एक्सचेंज किया। तो यहां पर आप भी ऐसे करेंगे। तो फॉरेक्स के इस के अंदर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपने डिपॉजिट कर लिया एक करेंसी के अंदर, वो तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है ना। अब हम्म। ब्रोकर आपको एक फायदा दे रहा है कि आप यूरो बेच के यूएसडी लो, यूएसडी बेच के यूरो लो, एयूडी बेचो, जेपीवाई खरीदो। इस तरीके से आप पूरी करेंसीज को बाय सेल करो, बाय सेल करो, उससे आप फायदा हासिल करो। वो कैसे? अगर $100 आपके पास है, $100 पे आपने एक महीने के अंदर $10 कमाए, फिजिकल करेंसीज के एक्सचेंज करने के हिसाब से। मतलब आपने यूरो खरीदा और यूरो गिर गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, तो आपने एक महीने के अंदर उस $100 के ऊपर कितना कमाया?
$10। अगर आप ये फॉरेक्स में $100 इन्वेस्टमेंट करते और वहां पर यूरो को खरीदते, तो ये आप इसके ऊपर ये कमा सकते थे। बहुत। क्योंकि आप सिलेक्ट करोगे, आपको 1:100 लिवरेज चाहिए, 1:500 लिवरेज चाहिए, या फिर 1:2000 लिवरेज चाहिए। मतलब कहने का, आप $1 इन्वेस्ट करो, हम 100 करेंगे उसके ऊपर, हम आपको 100 का पावर देंगे। आप अगर 500 भी सिलेक्ट करते हो ना, तो एक $100 डिपॉजिट करने का मतलब है आप यहां पर $50,000 का बिजनेस कर रहे हो। तो जो $100 में पैसा कमाओगे, ये कितना टाइम उससे ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, $50,000। बस इसमें यह है कि फिर आपका फिर प्रॉफिट भी ऐसा आएगा, तो फिर लॉस भी होगा, तो लॉस जब होगा तो फिर ये 100 आपका पता ही नहीं चलेगा, गायब हो जाएगा। है ना। हाँ। लेकिन आपका फिजिकल में क्या है कि थोड़ा सा प्रॉफिट, इसको बोलते हैं लो रिस्क, लो रिस्क। लेकिन इसको हाई रिस्क हाई प्रॉफिट इसको बोलते हैं। तो फॉरेक्स का यही है, और फॉरेक्स के अंदर भी हम वही बिजनेस करते हैं जो रियल में आप करेंसी एक्सचेंज करते हो। सिंपल है। एक चीज है जो लिवरेज हमें बाउंड करती है कि आपको एंट्री जल्दी क्लोज करनी है, बंद करनी है, होल्ड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट की कंडीशन कभी भी आगे पीछे इस तरीके से हो सकती है। और ये रेट्स कहां से आते हैं, डू यू नो? जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है, ये चार्ट को फीडबैक कहां से मिल रहा है, कभी सोचा होगा ना? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बैंक्स के अंदर करेंसी एक्सचेंजेस होते हैं, ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस से। वहां से डेटा आ रहा था, ये बैंक से जो एक्सचेंज रेट्स बढ़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, वहीं से जो है ना ये रेट्स बन रहे होते हैं, वहां से डेटा आती है और वहीं से ही ये चार्ट्स बनते हैं। ओह, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इवन इन 5 seconds देयर आर ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स, पैटर्न्स बने जा अब रहे। देखो, ओह, अब समझ में आया। देखा पूरी दुनिया के अंदर बैंक्स का इंटर बैंक रेट, क्योंकि आप जब डॉलर को खरीदने जाते हो तो आपको दो रेट मिलते हैं, इंटर बैंक रेट, ओपन मार्केट रेट। हाँ। तो ये फॉरेक्स मार्केट ओपन मार्केट पे नहीं चलती है, इंटर बैंक रेट पे चलती है। अच्छा। तो आप अभी अब एक्सचेंज, अब आपका तो एक्सचेंज का तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, क्योंकि आप फॉरेन में रहते हैं, तो आप हम्म, जाते हैं करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो वहां पर ये कितनी भी जल्दी में जो है ना ये एक्सचेंजेस हो रही होती हैं, करेंसी ऊपर नीचे हो रही थी, तो वो खुद ब खुद क्यों हो रही थी, हम्म, कोई करता है क्या? नहीं, ये पूरा ये यूं समझो कि एक नेटवर्क है, ये खुद ब खुद इस तरीके से हो रही होती है, सुपर कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं इसके पीछे। हम्म, लेकिन एक बात है, अब यहां पर एक बात समझो, 2 पॉइंट बढ़ेंगे, 1 पॉइंट बढ़ेगा, 5 पॉइंट बढ़ेगा, 7 पॉइंट बढ़ेगा, तो क्या यूनिक है कि बस एक दफा अगर 7 पॉइंट बढ़ा तो फिर वापस कभी भी 7 पॉइंट नहीं बढ़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 7 पॉइंट का जो फीडबैक आया मार्केट में, उसके हिसाब से कैंडल बढ़ी, जब नेक्स्ट टाइम 7 पॉइंट का फीडबैक आएगा तो फिर भी उसी तरीके से बढ़ेगी ना मार्केट। हम्म, तो इसीलिए मार्केट के अंदर सिमिलरिटी आती है, 1 1 पॉइंट बढ़ता है, 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ा दे, 1 पॉइंट गिरा, 3 पॉइंट बढ़ा दे, 2 पॉइंट गिरा। रेड ग्रीन समझ में हम्म, आया? हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये पॉइंट्स ऊपर नीचे होती है तो ये रेड ग्रीन बन रहा होता है। अब देखो कि अब आप यहां पर समझो कि 2 पॉइंट्स बढ़ा तो मार्केट में दो ग्रीन कैंडल बनी, 2 मिनट में 2 पॉइंट अगर बढ़ा तो हम्म, ये रेड ग्रीन बनी। अब जो आखिरी दफा जो ग्रीन बनी है ना, ये स्ट्रांग है। अब इससे पता चलता है कि अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, अगले मिनट में और प्राइस बढ़ सकती है, गिरेगी नहीं, है ना। हम्म, हम्म, और फिर जो अगले मिनट में जो डिमांड हमने देखी तो वो बढ़ के एकदम से गिरी थी। तो अब क्या पता चला कि भाई जो इस मिनट के अंदर डिमांड आई ना वो बढ़ी थी, लेकिन फिर एकदम से सप्लाई आ गई, रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब है कि अभी और सप्लाई आएगी, थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, थोड़ी देर रेट गिरेंगे, थोड़ी देर के लिए रेट हम्म, गिरे। और कैसा रेट गिरा, हमने देखा कि भाई सप्लाई आई एकदम से रुक गई, सप्लाई आई एकदम से रुक गई, तो फिर पूरी दुनिया के ट्रेडर सोचेंगे अच्छा सप्लाई रुक गई,
अभी मौका है, अभी बाय करो, ऐसा ना हो कि फिर यहां पर बाय करना पड़े, फिर एकदम से वो यहां पर बाय करेंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये इंटरबैंक, अभी इसके ऊपर मैं आपको चार एक पीडीएफ दूंगा कि हाउ चार्ट्स आर मेड। आपने बहुत सारे पीडीएफ देने हैं मुझे। बस देखे कि ये मैंने सारे काम करके रखे हुए। अच्छा। नहीं, ये तो दूसरा वाला है, एक और था, हाउ चार्ट्स आर फॉर्म्ड। ओके, मैं आपको यहाँ पर इसे दिखा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको दे दूँ। ये देखिए, हाउ फॉरेक्स चार्ट्स आर फॉर्म्ड एंड द सोर्स ऑफ डेटा। कहाँ से आता है, क्योंकि ये सवाल सबके पास होता है ना। हम्म। देखिए कि इसके अंदर हमने देखे कि की एलिमेंट्स ऑफ फॉरेक्स चार्ट्स आर व्हाट, प्राइस, टाइम हम्म। एंड वॉल्यूम। तीन चीजें होती हैं। और जो डेटा आता है उससे क्या क्या बन सकता है, लाइन चार्ट बन सकता है, कैंडलस्टिक चार्ट बन सकता है, बार चार्ट बन सकता है। सिंपल। फिर आगे आओ, सोर्स ऑफ डेटा कहाँ से आता है, सोर्स, दिस इज द सोर्स ऑफ द डेटा। यहां से सारा सोर्स स्टॉक मार्केट में इकट्ठा होता है, फिर वो चार्ट बनता है। कहां से आता है, बैंक। इंटर बैंक मार्केट, मेजर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हर एक बैंक का रेट नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बैंक तो हम तो रेट दूसरी बैंक से ले रहे होते हैं ना। हम्म। एक मेजर है, जैसे कि अब किसी भी कंपनी को लिस्टिंग करानी है स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी भी कंपनी को अपना शेयर लिस्टिंग कराना है स्टॉक मार्केट में, तो कमर्शियल बैंक थोड़ी करेंगे उसको लिस्टिंग। उसको इन्वेस्टमेंट बैंक जो होगी वो लिस्टिंग कराएगी। उनका काम है, इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है उसका आईपीओ करना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, उसके शेयर्स पहले पब्लिक में फरोख्त होंगे, एंड देन फिर वो शेयर प्राइमरी शेयर्स होते हैं, फिजिकल शेप में होते हैं, फिर वो फिजिकल शेप में पूरी आवाम के पास शेयर जाएंगे, देन वो पब्लिक ऑफरिंग क्या होगी, सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट इज द सेकेंडरी मार्केट। तो फिर सेकेंडरी मार्केट में फिर वो जब रीसेल होंगे, देन वो शेयर वहां पर दिखेंगे और उनकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो ये सब कौन काम करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक, हमें आज तक एक भी नाम पता है कि कौन सी है? हमें सिर्फ और सिर्फ वो बैंक जो कमर्शियल है, जिससे हमारा वास्ता है, उनका नाम पता है। समझ रहे? तो हम्म। ये जो इंटरबैंक का रेट है ना, ये भी बहुत बड़ी मेजर बैंक है, जैसे कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि एवरी कंट्री है वन सेंट्रल बैंक। तो इस तरीके से पूरी दुनिया की कितनी हो जाएंगी फिर, 180 सेंट्रल बैंक्स हो जाएंगी, यूं समझो तो। हाँ, तो उनसे डेटा आ रहा है, छोटी छोटी बैंक से नहीं आ रहा, बड़ी सेंट्रल बैंक से जो है ना, हर एक कंट्री की सेंट्रल बैंक से डेटा आ रहा है। एंड देन हु, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। भाई देखो कि अगर कोई डॉलर खरीदना चाहता है तो बेचने वाला भी तो हो ना। तो बहुत बड़े लिक्विडिटी पूल है, पर्दे के पीछे क्या है हम नहीं जानते। इतने बड़े बड़े वो इन्वेस्टर्स और इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग के अंदर, जिनके पास आपकी सोच से भी ज्यादा, हमें तो बस वही 10 15 20 पूरी दुनिया के लोग पता है ना कि ये सबसे बड़े अमीर हैं। हम्म। हकीकत में वो अमीर नहीं है, उसके पीछे जो हमें पता ही नहीं है, वो दुनिया उनकी अलग है। वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है, पूरी दुनिया को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए देखिए कि पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा कर्जा कौन दे रहा है, पूरी दुनिया को ज्यूइश दे रहे हैं, जूस, हाँ। इसराइल दे रहे हैं। इनके पास पैसा कहां से आया, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बैंक्स इनके पास है। आईएमएफ को ये फंडिंग कर रहे हैं, आईएमएफ के थ्रू पैसा पूरी दुनिया ले रही है, और वो पैसा ज्यूइश का है। तो वही बात है ना कि अगर आप मुझसे कर्ज लेंगे तो फिर आप मेरे नीचे दबे रहेंगे। हाँ, लेकिन ये तो जूस तो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने शुरू यही किया बात था है। ये सारा निजाम। तो देखो, अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर पूरी दुनिया को लिक्विडिटी मतलब के लोन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे दूसरी किसी बैंक के थ्रू ही कर रहा है, लेकिन उसके बैक साइड पे उसका बैक तो वही है ना। मतलब कि हम तो डायरेक्ट यही करेंगे कि ना उनका पैसा आ रहा है पूरी दुनिया में। तो ऐसे होता है इंटरबैंक का रेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरबैंक का रेट, देन लिक्विडिटी प्रोवाइडर, देन फॉरेक्स ब्रोकर्स क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर को एक्सेस करके उनसे उनकी डिमांड सप्लाई को देखा जाता है, वो भी काउंट होती है।
और डेटा प्रोवाइडर्स, ये तो डेटा प्रोवाइडर्स वो होते हैं कि जो ब्रोकर्स को डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये यहां से हमारे सारे सोर्सेज ऑफ डेटा है, फॉरेक्स डेटा। देन अगर आप आगे देखें तो ये डेटा कैसे काम करता है, बीट एंड आस्क प्राइसेस के हिसाब से करता है। और 1 मिनट के अंदर अगर देखा जाए तो 1 सेकंड की 60 मूव होती है ना। 1 मिनट हम्म। के अंदर 1 सेकंड मीन्स 1 टिक मीन्स 1 सेकंड, 1 टिक मीन्स हम्म। वन 1 सेकंड। सेकंड तो 60 मूव तो होंगी ना। तो 1 मिनट के अंदर 60, या फिर ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड के अंदर एक ट्रांजेक्शन नहीं होगी, हो सकता है कि 1 सेकंड के अंदर 50 ट्रांजेक्शन हो, फिर दूसरे 1 सेकंड के अंदर 20 ट्रांजेक्शन हो, फिर उस दूसरे 1 सेकंड के अंदर 200 ट्रांजेक्शन हो। तो सिस्टम एक्सेप्ट करता है सारी। तो जो फॉरेक्स का जो डेटा होता है वो टिक डेटा से जनरेट हो रहा होता है। आप देखते हैं ना प्राइस की मूवमेंट ऐसे होती है, मूव हो रही होती है ना, प्राइस की मूवमेंट हम्म। मूव हो रही होती है ऐसे। तो ये बिकॉज ये सेंट्रली कनेक्टेड है, तो जी हम ट्रेड कर रहे हैं, एंड इन दैट मोमेंट, जैसे कि अभी पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई इंडिविजुअल रीट जो है ना, या बिजनेसेस जो भी बोले, बैंक जाके वो लोग अभी एक्सचेंज कर रहे एक्सचेंज कर हैं, रहे एंड हैं। एंड बिल्कुल ये फौरन ही अपडेट हो जाता है सिस्टम में, एंड सिस्टम बिल्कुल। इमीडिएटली हमारे चार्ट में दिखा थोड़ा देता है सा कि होगा, डिले होगा, थोड़ा सा डिले हाँ। होगा। जहां तक हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये डिले होगा, लेकिन वो डिले वाला डेटा हमारे पास ही नहीं है ना, हम उसका एक्सेस कर ही नहीं सकते ना। हाँ। तो ये टिक डेटा एंड देन टाइम फ्रेम्स, क्योंकि छोट वैसे तो होगा स्टार्ट तो 1 सेकंड से होगा ना, 1 सेकंड की कैंडल से स्टार्ट होगा। हम्म। 1 सेकंड का डेटा, फिर वो 1 सेकंड से 5 सेकंड बनेगा, 5 से 15, 15 से फिर 1 मिनट, 1 मिनट से फिर ऐसे करते करते ये 1 दिन की कैंडल या 1 हफ्ते की कैंडल, क्योंकि रनिंग होता है ना, ऐसे बनते हैं, ये टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं। देन ये फिर उसके बाद आगे फिर ये कुछ कंडीशन है, वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी कैसे मार्केट की होती है, हिस्टोरिकल डेटा। असल में ये ये सारे मजे की। चीजें बताना जरूरी होती है ना, क्योंकि यहां से अगर आपको डेटा का पता नहीं चल रहा तो फिर आप सोच रहे हैं कि हमेशा, या तो ये सोचते रहे कि कहीं ना कहीं वो फार्मूला मुझे पता चलेगा प्राइस का कहाँ से मिलता है, कहाँ से बनता है। हाँ ये मजे की बात यह है कि ये निज़ाम, मतलब कि आपने जो अभी बताया कि इतनी डिटेल्स में रिटेल बैंकर्स ये सब सारे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, और ये इनकी हर डिसीशंस और इकोनॉमिकल डिसीशंस बोलें जो भी बोले, ये सब ये इनकी बिहेवियर जो है ना चार्ट्स में दिखाई देती है। लेकिन फिर आप देखो कि ये चार्ट्स फिर प्रिडिक्टेबल भी होती है, लाइक पैटर्न्स, बिल्कुल। जिसके जरिए हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे क्योंकि देखो, यही मैं आपको मुझे बताऊं ना, लगता है। देखो हम्म। आप एक दुकान पे गए, हम्म। शॉप पे गए और वहां पर उसको बोला मुझे शुगर का 1 केजी दे दो। हम्म। उसने आपको बोला 10 रुपीज फॉर 1 केजी। आपने बोला नहीं भाई, हम्म। कल तो 9 रुपीज हम्म। 1 केजी था, हम्म। आज 10 रुपीज। तो वो हम्म। बोलेगा कि 10 रुपीज इसलिए हुआ कि आज मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं था, तो मैंने, जिसके पास सप्लाई था वो नहीं दे रहा था, वो कह रहा था हम्म। मैं 10 रुपीज में बेचूंगा। तो इस हम्म। वजह से, ना सप्लाई होने की वजह से मुझे 10 रुपीज में खरीदनी पड़ी आपको, इसलिए मैं 10 रुपीज में दे रहा हूँ। तो अगर आप फिर बोलोगे कि नहीं, जब कल आप 9 रुपए पे का मिल रहा था, कल 9 रुपए का केजी दे रहे थे, तो मुझे पता चला कि वो 7 रुपए केजी पे भी गया था उसी दिन के अंदर उसकी प्राइस, लेकिन अब आप 10 रुपए में दे रहे हैं। तो देखो कि कल की सप्लाई और आज की सप्लाई और डिमांड में फर्क है ना। हम्म। तो ये ऐसा है, ये जैपनीज कैंडलस्टिक क्यों कहते हैं, जैपनीज कैंडलस्टिक इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर राइस का बिजनेस होता था, जापान के अंदर राइस का बिजनेस बहुत ज्यादा होता है ना। हम्म। तो जब वो मार्केट में राइस सेल करने के लिए आते थे तो फिर 4 प्राइसेस होती थी भाई, सुबह सुबह में मार्केट ओपन हुई, ओपन का रेट क्या हुआ, फिर अगर सप्लाई ज्यादा होती थी तो मार्केट लो करती थी, और अगर सप्लाई कम होकर फिर डिमांड बढ़ती थी तो मार्केट हाई करती थी, एंड देन फिर एक दिन का क्लोज होता था, है ना। हम्म। अब ये 4 प्राइसेस जिस
एक नया बंदा आ रहा है मार्केट में राइस सेल करने के लिए, उसको सिर्फ इतना पता था कि व्हाट इज द ओपन। तो ओपन उसको पता हम्म, था कि 25 रुपए का ओपन था। हम्म, तो वो बंदा यहाँ से आ रहा है मार्केट में, एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है कि भाई मुझे आप सारे राइस यहीं पर ही सेल कर दो। तो वो ये जो काश्तकार है ये कह रहा है कि मुझे पता चला कि 25 रुपीज का ओपन हुआ था कल। हम्म, आप कैसे कह रहे हो कि 23 रुपए में मैं आपको दे दूं, जबकि मुझे इंफॉर्मेशन ये आई है कि 25 रुपए का तो कल ओपन हुआ था। हम्म, अब आप मुझे कह रहे हो कि 23 रुपए में दे दो, नहीं भाई मैं तो जाके 25 में बेचूंगा। हम्म, तो ये इसको इन्फॉर्म क्या कर रहा है, कह रहा है कि आप तो 25 कह रहे हो, आपको पता है जब मार्केट ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद मार्केट 20 पे भी गई थी। अब ये थोड़ा कंफ्यूज हुआ, यार 25 का रेट था, मार्केट 20 तक भी गई थी, 23 हम्म, अच्छा रेट है दे दो, नहीं तो नुकसान होगा आपको। कंफ्यूज हुआ बंदा ये, हम्म, 25 में बेचूं या 23 में बेचूं, क्योंकि 20 भी तो लो हुआ ना, ये भी डर लगा ना मार्केट हम्म, का। हम्म, तो दूसरा वहां यस, से एक बंदा आ रहा है, अरे भाई नहीं बेचना नहीं बेचना, अगर 25 का ओपन हुआ था तो 27 का हाई भी तो हुआ था ना। हम्म, लो भले 20 का हुआ, लेकिन 27 का हाई, इसने ये आपको नहीं बताया कि 27 का हाई भी हुआ था। हम्म, तो फिर एक और बंदा आता है कि भाई आप 23 में क्यों इसको ले रहे हो, 24 का क्लोज भी तो हुआ था ना। अब इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई कि हम्म, 25 पे ओपन हुआ, 20 पे लो हुआ, 27 पे हाई हुआ, 24 पे क्लोज हुआ। तो हम्म, अब इसको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद बोल रहा है क्यों 23 को बेचूं। अगर डरा ही तो हम्म, फिर ये बोलेगा कि ठीक है 23 को बेच रहा हूं, हाँ ऐसे हम्म, करेगा। तो फिर इन्होंने कहा कि यार ये वाला तो फार्मूला गलत है, इस तरीके से तो पता ही नहीं चल रहा। फिर उन्होंने हर एक दिन के लिए अगर डे में मतलब कि ओपनिंग से क्लोजिंग प्राइस की बढ़ी, तो वहां पर उन्होंने इस तरीके का मूवमेंट बना दिया। भाई ये आज की इंफॉर्मेशन है। कंसोलिडेट हो गया ना, अगर नंबर्स लिखेंगे तो फिर कैसे कंसोलिडेट होगा ही नहीं कंसोलिडेट। तो उन्होंने फिर हम्म, पूरा कंसोलिडेट कर दिया कि भाई 25 पे ओपन हुआ, 30 पे हाई किया, 28 पे क्लोज हुआ, 24 पे लो हुआ। ये सारी डेटा किसके अंदर कंसोलिडेट कर दी इसने, एक कैंडल के अंदर कर दी। हाँ, और कैंडल को टाइम दे दिया, भाई ये आज की मंडी का टाइम है, 24 आवर का रेट है। हम्म, भाई फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो भाई 4 घंटे का रेट क्या बन रहा है, 1 घंटे का रेट क्या बन रहा है, 15 मिनट का रेट क्या बन रहा है, और फिर इसी तरीके से 5 मिनट का रेट क्या बन रहा है, 1 मिनट का रेट क्या बन रहा है। तो ये जैपनीज कैंडलस्टिक को इसीलिए चार्ट में शामिल की गई कि ये रीडेबल है। आप लाइन हाँ, चार्ट से आप रीड नहीं कर सकते, इससे रीड कर सकते हो, लेकिन देखो कि इस बंदे के पास अगर सिर्फ ओपन प्राइस की इंफॉर्मेशन है तो फिर वो डिसाइड नहीं कर सकता ना, ट्रैप हो जाएगा। अगर उसको हम्म, जब तक ये चारों इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक वो नेक्स्ट मूवमेंट का नहीं सोचेगा। अब आप देखेंगे, हाँ, अब आपने एक बैलेंस करना है कैसे, 25 इज ओपन राइट, हम्म, 19 इज लो, 26 इज क्लोज, 27 close, इज हाई। हाय, 25 से ओपन से हाई के बीच में कितना डिस्टेंस है, 26 27, 2 पॉइंट्स का एक ऐसा ही है। हम्म, हम्म, लेकिन लो की तरफ कितना डिस्टेंस है, 6 पॉइंट्स का। तो इस हम्म, कैंडल के अंदर रुझान क्या लगा कि भाई ज्यादातर प्राइस लो की तरफ गई है, हम्म, मतलब सेलिंग, देयर इज अ सेलिंग प्रेशर। ऊपर बढ़ने के हिसाब से पॉइंट्स कम हो रहे हैं, अगर ऊपर हम्म, बढ़ने के हिसाब से पॉइंट ज्यादा हो और नीचे के बनस्बत नीचे कम हो, तो यू विल प्रेडिक्ट नेक्स्ट मूवमेंट विल गो अप। अब हम्म, इसकी कैंडल कैसे बनेगी, कैंडल बनेगी जरा इस तरीके से कि जैसे ये बनेगी, है ना। हम्म, आपको लग रहा है हाँ, इस तरीके से, ये 27 हुआ, ये 26 हुआ, ये 25 हुआ और ये 19 हुआ, है ना। हम्म, तो ये आपको कैंडल ऐसे दिख रही है कि चलो ऊपर की तरफ कम बढ़ा है, लेकिन आपके पास ये सिंगल डे की इंफॉर्मेशन है। आप फिर इसको और पक्का समझने के लिए पिछले डे के ऊपर जाओगे कि वहां पर
तो सेलिंग की प्राइस थी, बाइंग की प्राइस ये है, तो भाई अच्छा है, प्रेशर है तो इसलिए बढ़ा है ना, क्योंकि पिछले 3 दिन तो लगातार क्या थी, सेलिंग थी। तो लाजमी सेलिंग से ऊपर जाने के लिए लो और हाई तो करेगा ना, हम्म। तो इसलिए मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, आप ये सोचोगे। लेकिन अगर हम्म। आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि भाई पिछले 3 दिन से ये बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए आ रहा था, पिछले 2 दिन से ये इसने ज्यादा बढ़ाया है, लेकिन पिछले 2 दिन में इतना लो नहीं हुआ जितना आज लो हुआ, इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर आया है, जो आसपास में करीब कहीं ना कहीं पहले प्रेशर होगा जो मार्केट को नीचे की तरफ खींचेगा। लॉजिक समझ में आ रही है ना? हम्म। ऐसे डेटा की एनालिसिस करेंगे तो फिर समझ में आएगा। यही कैंडल जब सेलर्स के बाद आई थी तो एक अलग सा माइंड बन रहा था कि यार वो सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद तो ये प्रेशर जनरेट किया है बाय का। अब यहां पर देखो कि ये बाय का स्ट्रॉन्ग प्रेशर के बाद ऐसा क्यों झटका आया, सेल लो पे प्राइस ज्यादा क्यों गई, मींस देयर इज अ सेलिंग प्रेशर। तो ये कैंडल हो सकता है कि मार्केट को रिवर्स करा दे अब। ये इस तरीके से मूवमेंट होती है ब्रदर, ठीक है। ठीक है। तो लॉजिक है सारी चीजें, बस प्राइस को समझने की हर एक आर्ट है ना, क्योंकि आप जैसे कि मेजनरी वर्क है, जैसे कि ये सिविल इंजीनियरिंग का काम है, जिस तरीके से ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियन, ये सब, ये इनके पास आर्ट है, वो आर्ट के हिसाब से हम्म। काम कर रहे हैं। प्राइस को पढ़ने के लिए भी एक आर्ट है, जो फाइनेंशियल एनालिसिस समझते हैं। और वाकई में। हर कोई काम कर सकता है, ऐसे ही। वाकई में इसको स्टडी करना चाहिए ऑब्वियसली। लोग सालों साल लगा देते हैं डॉक्टरी पढ़ने में, और इसको पढ़ने में कहते हैं कि बस 1 महीने में हो जाएगा काम। देखिए ऐसा नहीं नहीं हो होता सकता, भाई। ये अगर कोई समझे ना तो ये इतना जल्दी आसानी से नहीं समझ सकता। देखो कि हाँ। भाई पढ़ने लिखने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको पढ़ लिख जाता है, लेकिन उसमें मास्टर तो हम्म। नहीं है ना। पढ़ने का मतलब ये तो नहीं हम्म। है ना आप दूसरों को पढ़ाओ, हम्म। दूसरों को पढ़ाने के लिए आपको मास्टर करना पड़ेगा। हम्म। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ब्रदर, मिलते हैं कल क्लास में चलो इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।